इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से फीडबैक मैकेनिज़्म और किस तरह से थर्मोस्टेट जो हमारी बॉडी के अंदर है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। बिकॉज हम थर्मो रेगुलेशन पढ़ रहे थे, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इस टॉपिक थर्मो रेगुलेशन से रिलेटेड जितने भी हमने वीडियो लेक्चर्स देखे उनमें से भी ये लास्ट लेक्चर है। तो थर्मोस्टेट कोई भी ऐसा डिवाइस होता है या कोई भी ऐसी मशीन होती है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ठीक है, सो कोई भी ऐसा डिवाइस जो क्या काम करता है, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और इन केस ऑफ ह्यूमंस अगर हम देखें तो ये आर्टिफिशियली किसी लैब के अंदर भी हो सकता है। और ह्यूमंस के केस में अगर हम देखें तो ह्यूमंस के केस में ये थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है। और हम चैप्टर नंबर 17 में देखेंगे कि हाइपोथैलेमस के बाकी कौन कौन से फंक्शन हैं और ब्रेन के बाकी कौन कौन से पार्ट्स हैं। बिकॉज यहाँ पे जस्ट हमें थर्मोस्टेट से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो उनमें से जो फोर ब्रेन है उसमें हाइपोथैलेमस इंक्लूड है। और ये हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है, बॉडी के टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखता है, ना टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई होने देता है और ना टेम्परेचर को कम होने देगा। तो यहाँ पे थर्मोस्टेट फंक्शन, थर्मोस्टेट मीन्स कि हम हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं जो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। और फीडबैक मैकेनिज्म बेटे इसी चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था फीडबैक मैकेनिज्म और उसकी टाइप्स ये दोनों बताई थी। और चैप्टर नंबर 17 में हम दोबारा इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन देखना है तो आप फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का ओपन करके देख सकते हैं। ओके, सो फीडबैक मैकेनिज्म दो हमने अभी जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन में जो बताया था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। डिटेल हम चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे इसकी। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमने देखना है वो जो एक कंट्रोल सेंटर की एग्जांपल आपने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, वही कंट्रोल सेंटर की एग्जांपल दोबारा से इस टॉपिक में गिवन है, तो वही एग्जांपल हमने देखनी है। तो यहाँ पे फिर उससे लिख लेते हैं कि आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ये एग्जांपल वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में बताई थी, आप वो वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और ये एक रेंज, ऑप्टिमम रेंज होती है 36 to 38 इसके दरमियान हो सकता है। ठीक है, 36.1, 37.8 जितनी एग्जैक्ट वैल्यू आपकी बुक में है आप वो लिख लीजिएगा। ओके, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाहर समर के सीजन में सराउंडिंग्स में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है इन केस ऑफ समर। ओके, ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ है आपको मैंने बताया था, इसे आप क्या कहते हो, ये स्टिमुलाई है। ये चेंज हुआ ना। तो दो हमने टेम्परेचर स्टडी करने हैं, एक टेम्परेचर लो को स्टडी करना है हमने, तो हम विंटर की एग्जांपल ले लेते हैं। विंटर में आपको पता है टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है और समर में टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। ओके, सो ये जो स्टिमुलाई है, चाहे वो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इसे हमारे रिसेप्टर्स ने रिसीव करना होता है। तो रिसेप्टर्स आपको पता है वो सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि किसी भी चेंज को डिटेक्ट करेंगे। जिस तरह से आईज हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे जो ईयर हैं वो साउंड को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे बिकॉज हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए स्किन प्रेजेंट है। और हाई टेम्परेचर को जो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे उन्हें आप थर्मो रिसेप्टर्स बोलोगे, और जो लो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे उससे आप
कोल्ड रिसेप्टर्स बोलोगे। रिसेप्टर्स बेटे मैं अगेन बता रही हूँ, वो आपकी बॉडी का पार्ट, सेल है या कोई भी ऑर्गन है जो कि किसी भी चेंज को डिटेक्ट करता है। 5 सेंस ऑर्गन्स जो आपके हैं ये रिसेप्टर्स हैं आपके। तो हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के बाद ये जो रिसेप्टर्स हैं मैसेज ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे, और ब्रेन में कौन सा पार्ट टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बिकॉज आपके ब्रेन के अंदर पोर्शंस बने होते हैं और वो पोर्शंस एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। जो लाइट का स्टिमुलाई है, आपको पता है लाइट के स्टिमुलाई को या चेंज को डिटेक्ट करने के लिए सेंस ऑर्गन कौन सा है, आपकी आईज हैं, और आईज ये मैसेज रिसीव करने के बाद ब्रेन के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो कि जस्ट लाइट को डिटेक्ट करता है। इसी तरह से ये जो बाकी पोर्शंस हैं जो साउंड को डिटेक्ट करेंगे, जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, ब्रेन के अंदर ये पोर्शंस डिफाइंड होते हैं। ठीक है, सो टेम्परेचर जो है रिसेप्टर्स रिसीव करने के बाद ब्रेन के अंदर जो पार्ट है जो कि टेम्परेचर को रिसीव करता है वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट क्यों बोला है, बिकॉज ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है। तो चाहे टेम्परेचर हाई है या लो है, इसे रिसीव करने के बाद अब मैसेज किसके पास जाना है, हाइपोथैलेमस के पास, जो कि थर्मोस्टेट वर्क कर रहा है हमारी बॉडी में। और ये जो ब्रेन के भी पोर्शंस की बात हो रही थी कि ब्रेन का एक पर्टिकुलर पोर्शन पर्टिकुलर स्टिमुलाई को रिसीव करता है, बाकी किसी को नहीं करता। ये हम चैप्टर नंबर 17 में आगे बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट इस इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है, बिकॉज अभी हम टेम्परेचर से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो हाइपोथैलेमस रिसीव करेगा हाई टेम्परेचर को और लो टेम्परेचर को, मीन्स कि इसने टेम्परेचर से रिलेटेड स्टिमुलाई को रिसीव किया है, चाहे टेम्परेचर कम हुआ है या लो हुआ है, हाइपोथैलेमस ने रिसीव किया है जब रिसेप्टर्स ब्रेन की तरफ मैसेज लेके आए थे। हाइपोथैलेमस के अलावा ब्रेन का कोई और पोर्शन टेम्परेचर को डिटेक्ट या रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, रिसेप्टर्स ने स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया। अगर आपके बेटे फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें, बिकॉज ये सारा लेक्चर उसी से रिलेट कर रहा है। तो रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद ब्रेन को देंगे, ब्रेन के बाद मैंने आपको बताया था इफेक्टर्स के पास मैसेज जाता है। तो हाइपोथैलेमस अब इफेक्टर्स को क्या मैसेज करेगा कि टेम्परेचर हाई हो गया है तो लो करवाने के लिए या तो वैसोडाइलेशन करवा दे, वैसोडाइलेशन हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि ब्लड वेसल्स का डायलेट होना है सो डैट मैक्सिमम ब्लड फ्लो हो सके और मैक्सिमम हीट लॉस हो सके। इसके अलावा वैसोडाइलेशन के अलावा स्वेट ग्लैंड्स को भी मैसेज जा सकता है, और ये स्वेट ग्लैंड्स क्या काम करेंगे, स्वेटिंग के प्रोसेस के थ्रू हीट को लॉस करवाएंगे। ओके, जब बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा तो लो होने के बाद जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करवाना है, और उसके लिए ये जो बेसिकली दोनों काम कर रहे थे, इससे थर्मोस्टेट जो है हमारा ब्रेन ही जो थर्मोस्टेट है जिसे हमने हाइपोथैलेमस बोला, ये थर्मोस्टेट इन कूलिंग मैकेनिज्म्स को शट ऑफ करवा देगा। शट ऑफ करवा देगा इट मीन्स कि उसे बंद करवा देगा कि मज़ीद स्वेट ना प्रोड्यूस करवाया जाए और मज़ीद वेसल्स को डायलेट ना करवाया जाए, बिकॉज हाई टेम्परेचर को रिसीव करने के बाद कूलिंग मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस ने इनिशिएट करवाए थे, ट्रिगर करवाए थे। और कूलिंग मैकेनिज्म क्या थे, वेसल्स को डायलेट करवाया और स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू स्वेटिंग का प्रोसेस करवाया। अब जो लो टेम्परेचर हो गया है सराउंडिंग में, इसे हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद अब इसने कौन से वाले मैकेनिज्म्स को या कौन से वाले इसने प्रोसेस को इनिशिएट करवाना है, कूलिंग या फिर वार्म करवाने वाले। ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे हम बॉडी को वार्म अप करवाना चाह रहे हैं, टेम्परेचर बाहर लो है, तो यहाँ पे वार्मिंग मैकेनिज्म्स को ये ओरिजिनेट करवाएगा। और वार्मिंग मैकेनिज्म्स आपको पता है, या तो वो वैजो कंस्ट्रिक्शन, बहुत से आपने पढ़े हैं, आप कोई भी लिख दें, वैजो कंस्ट्रिक्शन, या फिर इसके अलावा जब बॉडी का टेम्परेचर हाई करवाना होता है तो शिवरिंग का प्रोसेस भी आपने पढ़ा था।
ओके, वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड शिवरिंग, ये दोनों मिलके बॉडी का टेम्परेचर हाई करवाएंगे और हाई करवाने के बाद जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे जो वार्मिंग मैकेनिज्म से थर्मोस्टेट उन्हें शट ऑफ करवा देगा। ठीक है, शट ऑफ मीन्स के उन्हें बंद करवा देगा। ठीक है, सो यहाँ पे थर्मोस्टेट ने क्या काम किया कि वार्मिंग मैकेनिज्म्स को ऑफ करवाया है और बॉडी का टेम्परेचर बिकॉज 37 हो गया है तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये तो हमने एक थर्मोस्टेट पढ़ा, ये जो आपने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। फीडबैक मैकेनिज्म नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी आप पहले पढ़ चुकी हो। बिकॉज बाहर टेम्परेचर हाई था तो इसने कौन से वाले मैकेनिज्म को ऑन करवाया था, कूलिंग मैकेनिज्म को। तो हाई टेम्परेचर के रिवर्स काम कर रहा है, टेम्परेचर हाई हुआ है तो वो बॉडी का टेम्परेचर लो करवाना चाह रहा है, इट मीन्स कि ये रिवर्स काम है। तो ये कौन से वाला मैकेनिज्म है, नेगेटिव। अगर बाहरी टेम्परेचर हाई है तो ये भी बॉडी का टेम्परेचर हाई करवा देगा, तो उस केस में ये कौन सा मैकेनिज्म होता, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता। ये हम चैप्टर नंबर 17 में दोबारा इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ओके, ये तो कूलिंग मैकेनिज्म एक जो हमने पहले भी एग्जांपल ली हुई थी, बिकॉज आपके चैप्टर के एंड में गिवन है तो इसलिए हमने इसे रिकॉल कर लिया। इस चैप्टर के एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पायरेक्सिया। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये पायरेक्सिया जो कि तकरीबन हर ही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ये पायरेक्सिया क्या है। जब भी कोई एंटीजन्स आपको पता है कोई भी ऐसा एजेंट है जो कि डिजीज़ काज करवाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो एंटीजन वो बैक्टीरिया भी हो सकता है और वो वायरस भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एंटीजन जो कि बैक्टीरिया भी या फिर वो वायरस हो सकता है। ओके, चाहे बैक्टीरिया है या वायरस है, ये डिजीज़ काज करवाने के लिए आपकी बॉडी में एंटर हुआ था। जब भी ये एंटीजन्स बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए और इनको किल करने के लिए हमारे वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के थ्रू भी इसे किल कर सकते हैं और इसे एनगल्फ करके इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स जिनमें से एक टाइप आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले पार्ट 1 में, जिसे आप ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये एंटीजन्स को एनगल्फ करेंगे ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स बेसिकली मैक्रोफेजेस हैं। मैक्रोफेज मीन्स कि ये एक बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स को एनगल्फ करते हैं और उसको किल करवा देते हैं। ओके, ये जो एंटीजन्स हैं इन वाइट ब्लड सेल्स ने एनगल्फ किए और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करवा देते हैं, मीन्स कि उसको किल करना होता है। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी के अंदर डिजीज काज करवाने के लिए एंटर होता है तो ये एंटीजन्स जो कि डिजीज काज करवाने के लिए एंटर हुआ था, इन्हें वाइट ब्लड सेल्स ने किल कर देना होता है। तो जब वाइट ब्लड सेल्स इन एंटीजन्स को किल कर देते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स एंड किल्ड एंटीजन्स ये दोनों मिलके एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे आप पैथोजन कहते हो। ओके, ये पैथोजन कहाँ प्रोड्यूस हुए, जब इन ल्यूकोसाइट्स ने इन एंटीजन्स को किल कर दिया और दोनों ने कोलेक्टिवली एक केमिकल बनाया एंड दिस केमिकल इज कॉल्ड पैथोजन। बेसिकली ये जो आपका केमिकल है ये पायरोजन है, सॉरी पैथोजन बेटे कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज काज करवाता है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स जब इन एंटीजन्स को किल कर देंगे तो जो केमिकल प्रोड्यूस होगा उसे आप पायरोजन कहते हो। पैथोजन वो एजेंट है जो डिजीज काज करवाता है। ठीक है, वो एजेंट कोई भी एंटीजन है, वो बैक्टीरिया है या वायरस है। तो जब ल्यूकोसाइट्स इन एंटीजन्स को जो डिजीज काज करवाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गए थे उसे किल कर देगा, तो किल्ड पैथोजन एंड ल्यूकोसाइट ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पायरोजन। पायरोजन बेसिकली एक केमिकल है।
ठीक है। जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ डिजीज काज करवाने के लिए, ल्यूकोसाइट्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बनाते हैं, वो इसको किल करवा देगा और किल करवाने के बाद एक केमिकल प्रोड्यूस होगा। दिस केमिकल इज कॉल्ड पायरोजन। ओके, दिस पायरोजन जो कि केमिकल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई करवा देगा और ये हाई टेम्परेचर is called pyrexia। ठीक है। सो जब भी आपको पायरेक्सिया की डेफिनेशन आएगी, आपने क्या करना है कि आपने कहना है कि जब भी कोई एंटीजन एंटर हुआ, ल्यूकोसाइट्स ने उसे किल किया, बिकॉज उसके नेचर में है कि उसने कोई भी एंटीजन जो कि डिजीज काज करवाने वाला है वो उसे किल करेगा और आपका इम्यूनिटी सिस्टम बनाएगा। तो किल करने के बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक केमिकल प्रोड्यूस हुआ जिसे आपने पायरोजन बोला। ये पायरोजन जो केमिकल है ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई करवा देगा। बेसिकली ये किसके पास मैसेज लेके जाएगा, ये केमिकल ये हाइपोथैलेमस के पास मैसेज लेके जाता है। और हाइपोथैलेमस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ आपकी बॉडी का थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट मीन्स कि ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है, ना बहुत ज़्यादा होने देता है ना बहुत कम होने देता है। अगर कभी कंडीशंस में ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है तब भी हाइपोथैलेमस ही वहाँ पे टेम्परेचर हाई करवाएगा। ये पायरोजन जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास जाएगा वो पूरी बॉडी को ऑर्डर दे देगा कि बॉडी का टेम्परेचर हाई करवाए। हाई करवाने के लिए जो भी यहाँ पे मैकेनिज्म्स हैं वो सारे वो ऑन करवा देगा। जितने भी हाई टेम्परेचर करवाने वाले सिस्टम्स आपने पहले पढ़े हैं उन सबको वो ऑन करवा देगा। हाई टेम्परेचर होगा तो जितने भी एंटीजन्स रह गए थे इन ल्यूकोसाइट से बच गए थे, वो उसके हाई टेम्परेचर की वजह से उनके जो एंजाइम्स हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे और उनका कोई भी जो सिस्टम है वो नहीं चल सकेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो किल हो जाएंगे। तो ये हाई टेम्परेचर जो कि एंटीजेंस को किल करने के लिए किया गया था, इसे आप पायरेक्सिया बेसिकली कहते हो। ठीक है। पायरोजन वो केमिकल है जो हाई टेम्परेचर करवाएगा और ये किल्ड पैथोजन और ल्यूकोसाइट के कंबाइन करने से मिलके बनेगा। पैथोजन कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिजीज काज करवाता है। ओके, एक और चीज़ आप ऐड करवा सकते हैं कि टेम्परेचर हाई यहाँ पे क्यों हुआ है, बिकॉज ल्यूकोसाइट्स ने बहुत ज़्यादा वर्क करना है और इसका वर्क क्या है कि उसने एंटीजन्स को किल करना है। तो वर्क करने के लिए आपको पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ATP को कंज्यूम करता है, तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है बिकॉज वो एंटीजन्स को किल कर रहा है। तो ATP भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ज़्यादा ATP यूज़ कर रहा है, इट मीन्स कि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर। ठीक है। ATP को ब्रेक डाउन करवा रहा है, इट मीन्स के यहाँ पे एनर्जी वो यूज़ कर रहा है एंटीजन्स को किल करने के लिए। तो जितने ज़्यादा ATP यूज़ कर रहा है वो एंटीजन्स को किल करने के लिए वो बॉडी की हीट अप करवा देते हैं। ठीक है। ना सिर्फ ये वाला प्रोसेस बॉडी को हीट अप करवाएगा बल्कि जो आपका हाइपोथैलेमस है बाकी सारे सिस्टम्स को जो कि बॉडी का टेम्परेचर हाई करवा सकते हैं उनको वो ऑन करवा देगा और ये हाई टेम्परेचर पैथोजन्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो ये हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड पायरेक्सिया जो कि किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है उसको किल करने के लिए। एंड पायरोजन वो केमिकल है जो कि ल्यूकोसाइट्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं और किल्ड पैथोजन या फिर एंटीजन के कंबाइन करने से मिलके बनता है। ओके बेटे, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये फर्स्ट चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन है मेरे बेटे इस चैप्टर में तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।